हेलो दोस्तों। आज से मैं अपने चैनल पे एक न्यू शुरुआत करने जा रही हूँ। मैं आप सभी लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ लाने जा रही हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। दोस्तों, मुझे पता है आज के सिनारियो में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ख़ास करके मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों को हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस तो पता ही होगा, क्योंकि हिस्ट्री इतना वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न 2-3 कैटेगरी शामिल की गई है। इसे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना दोस्तों, लोगों को पढ़ने में इसे बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसका रीज़न है कि लोगों को समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू करें और कहाँ से नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम हिस्ट्री पढ़ना कैसे शुरुआत करें, उन लोगों के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को पता है ना कि जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई होती हैं। इसमें सभी कॉन्सेप्ट्स को कहानी के तौर पे समझाया जाता है। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, या तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज चाहिए, तो उन सभी लोगों के लिए ये बुक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। ओके दोस्तों, मेरी पूरी गारंटी है कि आज के मेरे लेक्चर के बाद आप लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी आएगा और साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी इच्छा होगी जानने की कि हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हिस्ट्री पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोलते हैं ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जब तक हमें अपना इतिहास नहीं पता है, हम अपना इतिहास नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप लोगों को इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मेरी फुल गारंटी है कि आज के बाद से अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको हिस्ट्री में कहीं से कहाँ तक कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। ओके, तो अब बातें ख़त्म करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वैसे भी अभी हम लोगों को बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि जैसे ही हम चैप्टर्स आगे आगे पढ़ते जाएंगे हमें बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे बात करने के लिए। ओके, शुरू करते हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक कथन है। क्या, कब, कहाँ और कैसे। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर 1। जैसा कि मैंने कहा था कि एनसीईआरटी की बुक्स स्टोरी वाइज होती है, इसीलिए हम लोग स्टोरी वे में पढ़ते हैं। यहाँ पे रशीदा नाम की एक लड़की है, उसका सवाल है, क्या है कि वो अखबार पढ़ रही थी और अखबार में उसकी नज़र एक सुर्खी पर गई। उस सुर्खी पर लिखा था कि 100 साल पहले क्या हुआ है। वह सोचने लगी कि यहाँ हम कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। 1 मिनट दोस्तों। ओके, कैसे जान सकते हैं कि 1 साल पहले क्या हुआ था, देखते हैं कैसे पता लगाएं। तो यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। ओके दोस्तों, ये आपके मन में भी सवाल आता है कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, कल क्या होगा, ये तो किसी ने नहीं पता। बट हम लोग न्यूज़ चैनल की मदद से, टेलीविज़न की मदद से, अखबार की मदद से, रेडियो की मदद से हम जान सकते हैं कि कल क्या हुआ था। परंतु ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि 100 साल पहले क्या हुआ था या हज़ारों साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि उसे जानने के लिए हमें एविडेंस, प्रूफ की आवश्यकता होती है। तो वो हमें हिस्ट्री सिखाएगी। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों और व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम 1 मिनट
1 मिनट। ओके दोस्तों, हम ये भी जान सकते हैं कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखिर तक जिसे शिकारी कहते हैं, पशुपालक, कृषक, शासक और व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक दिखा करते थे और कौन से गीत गाते थे। ओके दोस्तों, इतिहास की मदद से हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पहले के लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसा जीवन व्यतीत करना चाहते थे, कैसे कपड़े पहनना पसंद करते थे, गीत कौन से गाते थे, खेल कैसे खेलते थे और कैसे नाटक का प्रयोग करते थे, लोग कहाँ रहते थे। ओके दोस्तों, अब मेन एनसीईआरटी हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट पोर्शन यहाँ से शुरू होता है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के बैठिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप सिर्फ सुनिए। अगर बुक है तो आप पेंसिल या पेन लेके बैठिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप किए जाते हैं एनसीईआरटी के। तो दोस्तों पेंसिल और बुक साथ में लेके बैठिए, अगर बुक नहीं है तो आप सिर्फ सुन सकते हैं। ओके, देखिए मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। सबसे पहले हमें बोला गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। अगर बुक में ऐसा बोला है मतलब नर्मदा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम मानचित्र 1 में आते हैं और देखते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। ओके दोस्तों, तो हम लोग को दिख गया, ये है नर्मदा नदी। ओके, ये रही हमारी नर्मदा नदी। ओके, अब देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना अपनी बुक्स में क्लास 6 का, तो पहला हेडिंग डाल दीजिए नर्मदा नदी। तो लाखों वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहा करते थे। कि सबसे पहला क्वेश्चन कि लाखों वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ओके, आपको अब क्या याद रखना है कि यहाँ के लोग, ये कहाँ के लोग, नर्मदा नदी घाटी के पास रहने वाले लोग कुशल संग्राहक थे। संग्राहक उन्हीं कहते हैं जो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। ओके, चीज़ों को इकट्ठा करना मतलब कि उस जगह पर जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हें एक स्थान पर जमा करना। नर्मदा नदी घाटी के आसपास कहीं जंगल थे, और आपको पता है जंगल एक समृद्ध संसाधन होता है, क्योंकि हमें वहाँ से जड़, फल, फिर कंदमूल, जंगल के अन्य उत्पाद भी यहाँ से हमें प्राप्त हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको पता चला हमारा जो भी लोग आए थे या जो भी सभ्यता बसी थी, तो लोगों ने नर्मदा नदी के तट पर रहना शुरू किया था। लाख वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं, आप टाइमलाइन भी याद रखिए साथ में। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लाख वर्ष पूर्व, और उसके साथ में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन सी नदी के तट पर रहते थे, तो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ओके दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते जाइए साथ में। पहला पॉइंट था नर्मदा नदी घाटी, समय काल है लाखों वर्ष पूर्व। और थर्ड पॉइंट बनाएंगे कि यहाँ के लोग कुशल संग्राहक थे, कंदमूल इकट्ठा करना जानते थे, और जंगलों से जितने भी संसाधन थे सब वो लोग इकट्ठा करके रखते थे। ओके दोस्तों, मैं आपको टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज बताऊंगी, जिससे कि वीडियो के अंत होते होते आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कितना दिमाग में रख पाते हो, और मेरा मोटिव यही है कि आप चीज़ों को दिमाग में रख पाओ। दूसरा पॉइंट आता है कि उत्तर पश्चिम की सोलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता। डियर आपको मैप्स तो पता होंगे, ओके, कि हमारे मैप्स में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ कहाँ होता है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये रहा हमारा नॉर्थ, और ये होता है साउथ, और ये होता है वेस्ट, और ये होता है ईस्ट। ओके दोस्तों, ये तो आपको पता है। तो हमें बोला है नॉर्थ वेस्ट, मतलब हमें जानना है इसके बारे में। ओके, इसके बारे में हमें जानना है। हमें किसके बारे में जानना है, सुलेमान
ओके। 1 मिनट, हमें जानना है सुलेमान पहाड़ियाँ ये रहा और किरथर पहाड़ियाँ ये रहा। ओके दोस्तों, आपको पता चल गया सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ हैं। आप देखो, आपने दूसरा पॉइंट डाला है, आपको कैसे डालना है मैं बताती हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो समझो, ये आपका पेज है, तो आपको यहाँ पे ये देखो, आपको 1 नंबर डालना है। अगर नर्मदा है तो आपको लिखना है नर्मदा घाटी। और 1 मिनट दोस्तों, फिर आपके अंदर 1 2 3 पॉइंट ऐसे डालने हैं। फिर आपको सेकंड पॉइंट लिखना है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सुलेमान, मान लो आपने लिखा, उसके अंदर 1 2 3 4 5, अब जितने भी पॉइंट्स मैं बोलती जाऊँगी आप लिखते जाना। तो फिर ऐसा होगा कि अगर आप डेली उसे रिवाइज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और मैं गारंटी देती हूँ दोस्तों, इस तरीके से पढ़ने से आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग डेली मेरे लेक्चर्स को देखा करो। ओके, हमने देखा उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। कौन सी 2 पहाड़ियाँ हैं? सुलेमान और किरथर। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। ओके दोस्तों, अंतर देखो, पहले हमने देखा कि लाख वर्ष पूर्व हमने नर्मदा नदी के बारे में देखा। अब हम लोग 8000 वर्ष पूर्व, टाइमलाइन याद रखो, 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ थी। ऐसी पहाड़ियों में लोगों ने क्या क्या, स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। और साथ ही उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे, कौन से? भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे, ठीक है। कहाँ रहते थे ये लोग? गांव में रहते थे। इम्पोर्टेंट हुआ। ओके, हाँ, गांव में रहते थे। और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब आपको देखो दोस्तों, अगर आप शुरुआत, आपका ये शुरुआत है ना, तो आपको जो वर्ड्स दिए ना सुलेमान किरथर, ये याद करने में डिफ़िकल्टीज़ होगी। बट एक बार या 2 बार आप रिवाइज़ करेंगे ना, तो आपको ये याद होते जाएगा। अब देखिए, हमें क्या बोला है? उत्तर और पूर्व। जैसे कि मैंने बताया था, ये नॉर्थ है और ये क्या है? ईस्ट है। तो उत्तर पूर्व में है, ये रहा हमारा गारो पहाड़ी, ये रहा गारो पहाड़ी। और क्या बोला है? मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, ये रहा हमारा, 1 मिनट, ये रहा हमारी विंध्य पहाड़ी। और गारो पहाड़ी भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ओके दोस्तों, अब है विंध्य पहाड़ी और गारो पहाड़ी। इसके बारे में देखो क्या है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ओके दोस्तों, याद करना है, हमारा मोटिव है समझना और याद करना दोनों। तो क्या समझोगे कि उत्तर और पूर्व में जो गारो तथा मध्य भारत में है विंध्य पहाड़ी, वहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र का पता लगाया गया है ना, जहाँ से कृषि का विकास हुआ था और जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था। तो सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया था? उत्तर पूर्व के गारो में और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ी पर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या उगाया गया था? ये रहा, सबसे पहले उगाया गया था चावल। और 1 मिनट, और यहाँ है जो है ना गारो पहाड़ी, ये रहा, यहाँ पे भी क्या उगाया गया था? चावल। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया ये टॉपिक, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था। अभी तक हमने 3 क्षेत्र के बारे में पढ़ा है, इम्पॉर्टेंट है, मेरे साथ याद करिए, आप भी रिपीट करिए। पहला है नर्मदा घाटी, दूसरा है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, और तीसरा है उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ और मध्य में विंध्य की पहाड़ियाँ।
जो नर्मदा घाटी के क्षेत्र है वो लाखों वर्ष पूर्व प्राप्त हुए हैं। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के जो क्षेत्र हैं वो हमें कितने साल पहले प्राप्त हुए? 8,000 साल पहले प्राप्त हुए। इसके अलावा जो कि उत्तर पूर्व में गारो के क्षेत्र हैं वह हमें उसका भी 8,000 समथिंग वर्ष पूर्व प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था? तो उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में हमें चावल के साक्ष्य मिले थे। और जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के लोग हैं वे लोग गेहूँ, जौ जैसी फसल उपजाते थे। साथ ही वो लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी जैसे पशुओं का पालन भी करते थे। ओके दोस्तों, यहाँ तक हमारा ख़त्म होता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको समझ भी आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर कितना बड़ा है, 9 पेजेस का ये चैप्टर है। अभी हम लोग वापस आते हैं अपने पेज पर। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। ओके दोस्तों, अब आता है अब नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आएंगी। क्या बोला है कि मानचित्र पर हमें किसका पता लगाना है? सिंधु नदी का पता लगाना है। जैसा कि दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा कि ये है सिंधु नदी, ठीक है, ये रही, ये है सिंधु नदी और सिंधु नदी की ये है ट्रिब्यूटरी नदी, ये रही, आपको दिख रही होगी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। एक नदियों में से कई उपनदियाँ जब निकलती हैं तो उन्हें कहते हैं हम सहायक नदी। जैसे कि सिंधु नदी है, उसकी कितनी सहायक नदी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। ओके दोस्तों, ये जो नाम है याद करना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आता है। ओके दोस्तों, तो हम इसे याद कर लेते हैं। ये जो है ना, इसे हम लोग याद कर लेते हैं। 1 मिनट, याद कर लेते हैं। देखो, आप कीवर्ड से याद कर सकते हैं। झेलम्स का झ, फिर चेनाब का च, रावी र और सतलज का स और व्यास, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, क ख ग घ में कौन सा वर्ड पहले आता है उस वे में भी याद कर सकते हैं। ओके, बट मैं तो चाहूँगी कि आप 3-4 बार इसे पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। झेलम नदी है, झेलम नदी, चेनाब, तीसरा है रावी, फिर सतलज और व्यास, ठीक है। झेलम नदी है, चेनाब, रावी और सतलज। रावी जो है और सतलज आप रास से याद कर सकते हैं, ठीक है। रास से, रास मतलब रावी और स मतलब सतलज, मतलब रावी के बाद क्या आएगा? सतलज। रास व्यास आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रास व्यास। पहले याद कर लीजिए झेलम, फिर याद कर लीजिए चेनाब। झेलम नदी, चेनाब नदी, फिर रास याद कर लीजिए और व्यास याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। रास मतलब रावी नदी, स मतलब सतलज नदी, व्यास मतलब व्यास नदी। ओके दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करना, मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके दोस्तों, तो आपको याद हो गया कि सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम, फिर याद कर लीजिए रास और व्यास, झेलम, चेनाब, फिर रास मतलब राम मतलब होता है रावी, स मतलब सतलज, व्यास मतलब व्यास। ओके दोस्तों, याद हो गया। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए आपका यहीं पे तैयार हो गया है, क्योंकि ये यूपीएससी में बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ बताइए। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। दोस्तों, मेरे साथ आप याद करते हुए जाइए। याद क्या करना है कि हमने जिन सहायक नदियों के बारे में अभी पढ़ा, झेलम, चेनाब और रास, व्यास, मतलब झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। तो इन सहायक नदियों, ये सारी सहायक नदियाँ हैं किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। ओके, तो ऐसा कहा जा रहा है, एनसीईआरटी की बुक कह रही है कि 4700 वर्ष पूर्व, कितनी वर्ष पूर्व? 4700 वर्ष पूर्व
याद रखिए हमारा, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947, तो 47 से याद रखिए कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले, गांव नहीं बोले हैं। याद रखिए आप चीज़ों को याद रखिए कि गांव नहीं बोला है, क्या बोला है, नगर। नगर और गांव में अंतर होता है। वह इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हो। देखो 2 चीज़ें बोल रही हैं, दोनों आपको याद रखना है। सिंधु घाटी की जो नदियाँ थीं उन नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व नगर बसे, ठीक है। किसके किनारे, सिंधु नदी घाटी के किनारे। लेकिन अगर बोला है अन्य समुद्र तटीय इलाकों के किनारे तो आपको लिखना है 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। ओके, ये 2 चीज़ें समझ में आई। आई होप दोस्तों आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग से लेके मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है आपको सब दिमाग में याद होगा। पहला हमने पढ़ा नर्मदा घाटी के बारे में, दूसरा पढ़ा सुलेमान किर्थर की पहाड़ियाँ, तीसरा पढ़ा हमने उत्तर पूर्व गारो और विंध्य। अब हम पढ़ रहे हैं, चौथा पॉइंट है कि सिंधु घाटी की नदियाँ, जिसमें हमने पढ़ा, ट्रिक से याद किया कि सिंधु घाटी की जो सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रास, व्यास, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इम्पॉर्टेंट, आप याद करते जाइए। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरा एम है आपको याद करवाना और समझाना भी, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे शुरू हुआ था और 2500 वर्ष पूर्व अन्य समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। ओके दोस्तों, अब एक चीज़ याद रख लीजिए हमेशा कि किसी भी नगर सभ्यता या किसी भी सभ्यता की शुरुआत नदियों के किनारे ही होती है। उसका रीज़न होता है कि नदियों से उन्हें संसाधनों की प्राप्ति होती है और नदियों के किनारे ही अनेक जंगल पाए जाते हैं, जिस वजह से उन्हें अपनी सभ्यता की शुरुआत करने में आसानी होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। देखो हम सिर्फ नदियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, पहले नर्मदा के बारे में पढ़ा, सिंधु के बारे में, अब पढ़ेंगे गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। ओके दोस्तों, हम लोग को फिर से मैप में आना पड़ेगा और हमको देखना पड़ेगा गंगा नदी। गंगा नदी बहुत फेमस है, आप सभी जानते हो। ये रही हमारी होली रिवर गंगा और इसकी सहायक रिवर है, ये रही हमारी सोन, एक मिनट, ये है हमारी रिवर गंगा। एक मिनट दोस्तों, ये रही गंगा और ये है सोन। ये 2 नदियाँ हम लोग को मिल गई हैं। क्या आ गया, एक मिनट, पता लगा लिया, ये है गंगा और ये है सोन, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है। गंगा के दक्षिण में कहाँ पे बोला है, जो गंगा रिवर है उनके दक्षिण की नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आप लोग सम्राट अशोक का सीरियल देखते होंगे तो उसमें मगध वर्ड आप बहुत बार सुने होंगे कि मगध साम्राज्य का राजा हूँ या सम्राट हूँ मैं। तो मगध कौन सी जगह थी, आज आप लोग को पता चलेगा कि प्राचीन काल में वर्तमान बिहार को ही क्या कहा जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक ऐसे हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होते थे। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। आपको पता होगा दोस्तों, हमारा जो भारत देश है ना, वो विभिन्न प्राकृतिक खूबसूरतियों के लिए फ़ेमस है। हमारे देश में आपको नदी, झरने, पहाड़, पठार, उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी ना जो आपको
कई देशों में नहीं देखने को मिलेंगी। मतलब भारत एक ऐसा शक्तिशाली और समृद्धशाली देश है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर देखने को मिलेंगी। तो हमारा देश जो था ना, वो वहाँ पे हिमालय पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियाँ और भी बहुत सारी जगह थी जिन वजह से हमें यात्रा करने में थोड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन ये यात्रा करना असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी सेनाएं किस लिए जाती थी, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि जो सेना है ना, वो दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में, कहाँ काफिले में या तो जहाज़ों में जाते थे। मूल्यवान वस्तुएं लेकर जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा सलाह देते थे। इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय पे भी धार्मिक गुरु का महत्व था, जो कि धर्म के बारे में शिक्षा प्रदान करते थे। सलाह देते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते थे। और कुछ लोग नए रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा भी करते थे, इसलिए उनके अंदर उत्सुकता थी नए स्थान का खोज करने के लिए। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें किस बारे में बता रही हैं। ओके, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी। और आज है ओके, मैं देख ली, आज है मंडे। ट्यूसडे को मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी और आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहें। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं शेयर करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज के टाइम पे मेन लोगों को कठिनाई ये हो रही है ना कि लोग पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन उन्हें याद करने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि मैं याद कैसे करूँ। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपको क्या यूनिकनेस मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि याद कैसे करना है और दूसरी चीज़ नोट्स कैसे बनाना है, आपको अपने लेक्चर का नोट्स कैसे बनाना है। क्योंकि दोस्तों, एग्ज़ाम के पहले हम पूरी बुक्स पढ़ते नहीं हैं, हम सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज़ करते हैं। तो अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट्स बनाते हो तो आपके लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो अब इस सीरीज़ की जो सेकंड पार्ट है, जैसा कि मैंने बोला, मैंने शुरुआत की है आज से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे, जो कि ये चैप्टर 1 हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर ही कीजिए, क्योंकि एक लाइक तो बनता है। इतना अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ तो लाइक तो बनता ही है। ओके।